और तकनीकों का समूह है। तकनीक अलग अलग तरह का, मेथड्स अलग अलग तरह का, आगे सीखोगे, ये सब सारा मेथड ही है सांख्यिकी के लिए। आगे आइए, तीसरी खासियत ये है कि सांख्यिकी कला होने के साथ साथ विज्ञान भी है। हो गया तीसरी विशेषता कि सांख्यिकी आर्ट्स भी है, सांख्यिकी साइंस भी है। तो सांख्यिकी कला कैसे है? क्योंकि सभी लोग मेथड अलग अलग लगाते हैं, है ना, सभी लोग टेक्निक अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और साइंस क्यों है? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ में भी होता है, वास्तविक जीवन में होता है। जैसे 3 लोगों की मजदूरी भी पता कर लिए थे, उसका टोटल भी पता कर लिए थे, एवरेज भी पता कर लिए थे। तो उसी अंदाज से दूसरा आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपने दुकान खोला, पहले दिन 50 समोसा बिका, दूसरे दिन 70, तीसरे दिन 90, तो अगले दिन के लिए अंदाज भी लगा पा रहे हैं कि हाँ 100 समोसा लगभग बनाएंगे तो बिक जाएगा आज भी। ठीक है, तो किसके आधार पर वो तैयार करने का सोचा 100 समोसा? वही अनुभव के आधार पर, अंदाज के आधार पर, जो नंबर्स में पहले थे आपके पास डेटा सारा, कि पहले दिन में 50 बिक गया, दूसरे दिन में 70, तीसरे दिन में 90, वही डेटा ने वही संख्याओं में आपको मोटिवेट किया। तो सांख्यिकी क्या है? कला भी है, विज्ञान भी है। सांख्यिकी में जहां एक और विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा गणनाएं की जाती है, यानी कि जहां पर एक बहुत अलग अलग मेथड हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, वहीं पर दूसरी ओर उन गणनाओं का प्रयोग करके हम निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, निष्कर्षों के लिए आधार निकालते हैं और अनेक व्यवहारिक निर्णय भी ले पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि बाजार में बहुत सारा सामान बिक रहा होता है, लेकिन जो दुकानदार लोग हैं वो अपने पास कितना कोई वस्तु स्टॉक रखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें, ये कैसे पता चलता उनको? ये वाला सामान बिक गया इसलिए नहीं, उनको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है और किस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। तो जिस सामान का मांग बाजार में ज्यादा हो रहा है, वही सामान वो अपनी दुकान में ज्यादा उपलब्ध रखते हैं। समझ आया? हाँ, तो इसीलिए कई सारा व्यवहारिक निर्णय लिया जाता है सांख्यिकी के आधार पर। तो वही लिखा हुआ है कि सांख्यिकीय विधियों के आधार पर पहले मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान मतलब पहले ही पता किया जाता है कि किस वस्तु का दाम, किस वस्तु का मांग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, और उस अनुमान के आधार पर ही, उसके आधार पर ही उत्पादन करने के बारे में योजना तैयार किया जाता है या फिर फैसला लिया जाता है कि कितना हमें उत्पादन करना है और नहीं करना। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप समोसा बना रहे हो और समोसा बनाने के क्रम में आप ये देख रहे हो कि भैया पहले दिन में तो 50 बिक गए, दूसरे दिन में 70, तीसरे दिन में 90। तो इन्हीं डेटा के आधार पर ना आगे का दिन आप सोच रहे हो कि इस दिन इतना हमारा बिक जाएगा क्योंकि पिछले दिन में तो इतना बिका था। तो यही डेटा के आधार पर ही आप आगे का निर्णय ले पाते हो। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी क्या है? पहली विशेषता हम क्या देखे? विधियों और तकनीकों का समूह है। सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी सिर्फ उन्हीं विषयों का अध्ययन करता है जिसे हम संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। सांख्यिकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ कला नहीं है, बल्कि कला होने के साथ साथ विज्ञान भी है। क्योंकि एक तरफ जहां इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, इसका मतलब आर्ट्स हो गया, दूसरी तरफ उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उससे हम वास्तविक जीवन में कोई निर्णय ले पाते हैं, वास्तविक जीवन में, यही है साइंस। समझ पाए? तो पहले डिमांड के बारे में पूर्वानुमान कर लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है कि कितना किस वस्तु का डिमांड हो रहा है मार्केट में, और उसके आधार पर ही फिर हम उत्पादन करने के बारे में योजना बनाते हैं या फिर पूरी प्लानिंग बनाते हैं। ओके, अब मुझे कुछ बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सर समोसे माने वचन में आ गया। आगे देखिए यहां पर अब समंक की विशेषता, मतलब अभी भी सांख्यिकी ही है लेकिन अब बहुवचन में आ गया। बहुवचन मतलब डेटा में, अब आंकड़ों की बात करो, नंबर्स की बात करो, तो बहुवचन में सांख्यिकी कहलाता है समंक या फिर डेटा। सांख्यिकी मतलब क्या हो गया? अब समंक। समंक मतलब क्या? समंक का मतलब होता है डेटा, यानी कि आंकड़ा। ठीक है, डेटा बोलो, आंकड़ा बोलो, समंक बोलो, एक ही बात है। तो समंक के रूप में यानी कि बहुवचन के रूप में हम सांख्यिकी की विशेषता देखेंगे। एक वचन में तो देख लिया, बहुवचन में क्या देखते हैं? ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या किसी एक अकेली संख्या को आप आंकड़ा कहेंगे? तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि नहीं, किसी एक अकेली संख्या को हम आंकड़ा नहीं कहेंगे। जैसे कि रामू के पास अगर 500 रुपया है,
रामू के पास कोई इंसान है भैया, उसके पास 500 रुपया है, नंबर्स में तो बता दिया कि 500 है, 500 नंबर में आ गया, 500 रुपया है तो नंबर्स में बता दिया, लेकिन ये 500 केवल अकेले लिखा हुआ है, तो इसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं हो रहा है, तो एक अकेली संख्या कुछ भी यहां पर सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो यहां पर मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, तो भले ही ये कितना ही बड़ा अमाउंट हो, क्या इसकी तुलना के दूसरे के साथ हो रही है? क्या इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसलिए ये केवल एक नंबर जरूर है, ये केवल संख्या जरूर है, ये संख्यात्मक जानकारी जरूर है, लेकिन ये आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आंकड़ा एक अकेली संख्या को तो नहीं बोल सकते। इसके साथ में दूसरी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम आपको कह दें कि आपकी आय, आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये में से आपने 6,000 रुपये खा पी करके खत्म कर दिए, यानी कि ये आपका क्या है? व्यय। तो आय आपका अगर पता कर लिया हमने 10,000 रुपये और व्यय पता कर लिया 6,000 रुपये, तो यहां पर ये अकेली संख्या तो नहीं है, दो संख्याएं आ गई, एक तरफ आय दूसरी तरफ व्यय, कि चलो 10,000 में से 6,000 खर्चा कर देते अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो यहां पर हम तुलना कर सकते हैं दोनों में, कि हमारे पास टोटल इनकम था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में से हमने 6,000 रुपये खा पी करके खत्म कर दिए, तो 4,000 रुपये बचा होगा, ये हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं यहां पर। तो हाँ, अगर ऐसे कोई दो नंबर दिया रहे कभी और तुलना दोनों में कर पाना संभव है, तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि हाँ ये आंकड़ा है। तो आंकड़ा एक अकेली संख्या नहीं होती, दोबारा से सुनो, आंकड़ा एक अकेली संख्या को हम नहीं कह सकते। आंकड़ा किसे बोलते हैं? जब इस प्रकार से तुलनात्मक रूप में चीजें लिखी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि समंकों यानी कि आंकड़ों में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही हमें सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है, अन्यथा जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसकी। हमें माध्य का बहुलक ये सब निकालने की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत ज्यादा मात्रा में सारी चीजें हमें दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर निष्कर्ष की जरूरत ही नहीं है और संख्या आपने बहुत सारा जो है कलेक्ट कर लिया है, तो फिर उस संख्या का कोई मतलब नहीं है। सांख्यिकी कहता है कि समय बेकार मत करो, अपनी मेहनत बेकार मत करो। सांख्यिकी हमें ये सारी चीजें सिखाता है कि अगर कोई भी बात संख्यात्मक तथ्य है, लेकिन उस संख्यात्मक तथ्य से हमें कोई निष्कर्ष नहीं चाहिए, तो फिर उस संख्या का भी कोई मतलब नहीं है, उस संख्या का हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गए? जैसे कोई कहे कि हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के अंदर लोगों की आमदनी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, कोई कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है। तो भैया वहां के सभी लोगों की आमदनी हमें बता करके हमें क्या बताना चाह रहे हो? हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो फिर हमें उसके डेटा भी नहीं चाहिए, हम अपना समय वहां पर क्यों बेकार करेंगे? तो सांख्यिकी कहता है कि ऐसे नंबर आपके किसी काम के नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अमेरिका की व्यक्तिगत आय को जानना चाहते हो, वहां के लोगों की आमदनी जानना चाहते हो, और उस समय लोगों की आमदनी आपने जाकर के पता कर लिया वहां पर, तो वो नंबर्स आपके काम की बात होगी, तो वहां पर आप मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए सिखाता है ये सांख्यिकी कि इसकी खासियत ये है कि समंकों में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को हम शामिल करेंगे जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारी आमदनी कम रहेगी या ज्यादा, डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, हमारा खुद का व्यवसाय है या किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है, इस पर डिपेंड करेगा ना। तो हाँ, ये बहुत सारे कारणों से प्रभावित हो रहा है। ठीक ऐसे ही हमारा जो खर्चा है ये भी कई सारे कारणों से प्रभावित होगा, खर्चे तो अलग अलग जगहों पर होंगे, तो इसलिए ये भी कई सारे कारणों से प्रभावित होता है, ये भी कई सारे कारणों से प्रभावित होता है। अब मान लीजिए किसान है, इन्होंने पिछली बार फसल लगाया, फसल जो है कुछ अच्छा हुआ, कहीं कहीं पर खराब भी हुए, तो इनके अलग अलग रीजन निकल रहे हैं कि इस वजह से खराब हो गया फसल, और किसी खेत में अच्छा फसल हुआ तो ये कह रहे हैं कि ये फसल तो बहुत अच्छा हुआ इस खेत में। तो ये जो फसल जो है मात्रा कहीं ज्यादा हुआ कहीं कम, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण होंगे, कि किसी मिट्टी की बनावट बहुत अच्छी होगी, किसी में हवा पानी बहुत अच्छा पहुंचा होगा, और किसी में वो सब चीजें नहीं पहुंची होगी अच्छी तरह से। तो ये कह सकते हैं कि उत्पादन यहाँ पर इनका जो किसान का है ना, किसान भाई साहब का जो उपज होगा वो अलग अलग तरीके से प्रभावित हुआ। तो ऐसा डेटा जो कई सारे कारणों से प्रभावित होता है, वही डेटा केवल सांख्यिकी के अंदर या आंकड़ों में शामिल किया जाता है।
कह रहे कि समंकों की शुद्धता के लिए यह जरूरी होता है कि उनका संकलन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, अर्थात संकलन करने से पहले इनके उद्देश्य तय कर लेना चाहिए कि किस मकसद के साथ, किस उद्देश्य के साथ हम डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं। अध्ययन करने का क्षेत्र क्या होगा, यानी कि किस गांव में, किस शहर में, किस देश में हम जा रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस हॉस्पिटल में, किस, है ना, फैक्ट्री में जा रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ये चीजें पता होना चाहिए। तो अध्ययन का क्षेत्र और अध्ययन का उद्देश्य डिफाइन होना चाहिए, और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे डेटा कलेक्शन करते के समय, क्योंकि एक होता है कि डायरेक्टली जा करके डेटा को कलेक्ट कर लीजिए, ये होता है प्राइमरी डेटा, और एक होता है कि आप नहीं गए, आपने वो डेटा कलेक्ट नहीं किया, बल्कि किसी दूसरी कंपनी ने, दूसरे संगठन ने पहले से ही तैयार करके रखा था, उन्होंने ही आपको दे दिया कि लो भाई साहब यूज कर लो आप, तो होता है सेकेंडरी डेटा, जिसको हम सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं, जहां आपका ज्यादा योगदान नहीं रहता, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने, दूसरी कंपनी ने, दूसरी एजेंसी ने तैयार किया था डेटा। तो ये भी डिफाइन कर लेना चाहिए कि कौन सा मेथड आप प्रयोग कर रहे हैं डेटा को कलेक्शन करने के लिए, समझ गए। तो ये तीन विशेषताएं हमने आपको क्लियर कर दिया है, बहुवचन के रूप में या फिर समंक के रूप में। तो समंक के रूप में ये तीन विशेषताएं ध्यान से फिर से सुन लो। किसी भी एक अकेली संख्या को सांख्यिकी या फिर आंकड़ा नहीं कहा जाता। समंकों में केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जिसे संख्यात्मक रूप में लिखा जा सके, जिन्हें नंबर्स में लिखा जा सके। इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, कितनी सुंदर हो भाई, कितने केजी, कितने लीटर, कितने मीटर बता सा चल गया, लेकिन संख्या को नंबर में बता सकते हो, जिस कि कैसे के आधार पर अच्छा निर्णय लेना करने का सबसे इंपॉर्टेंट और है, लेकिन तीन विशेषताएं तो हमने पहले ही आपको बता दिया। चौथी विशेषता इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समंक संकलन करने का सबसे इंपॉर्टेंट और खास उद्देश्य ये होता है तुलना करना, एक दूसरे में तुलना कर पाना और उसी तुलना के आधार पर अच्छा निर्णय लेना, इसीलिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो समंक संकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आंकड़े का तुलना करना, तथा आंकड़े ऐसे होने चाहिए जिसको आपस में तुलनात्मक रूप में रखा जा सके, जिसे कंपेयर हम कर सकते हैं। अब मान लो कि यहां पर 2-3 लोग हैं, जैसे कि अनिल की आमदनी पूछ रहे हो, विवेक की लंबाई पूछ रहे हो, और बेटा एक संतोष है तो संतोष से तुमने उनकी संपत्ति पूछ ली। ये तो तीनों अलग अलग जानकारियां हो गया। अनिल से पूछा आमदनी, विवेक से पूछा कि लंबाई, और तीसरा जो संतोष है उससे पूछ रहे हो संपत्ति, तो तीनों तो अलग अलग जानकारियां हो गई। तो यहां पर ये डेटा नहीं कहलाएगा, ये आंकड़ा नहीं है, ये नंबर्स में जरूर है, आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में तुलना करने योग्य नहीं है। एक से आपने पूछा आमदनी, एक से आपने पूछा उनकी संपत्ति, एक से पूछा उसका हाइट, ये कैसे तुलना हो सकता है कि मेरी हाइट इतनी है और कोई कह रहा है मेरी आमदनी इतनी है? क्या आमदनी और हाइट का तुलना किया जा सकता है? नहीं। अरे एक का आमदनी पूछा है, दूसरे का भी आमदनी पूछना चाहिए था, तीसरे का भी आमदनी पूछना चाहिए था, चौथे पर्सन कोई है तो उसका भी आमदनी पूछना चाहिए था। यहां पर तुलना किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति का हाइट पूछा तो दूसरे का भी हाइट पूछो, तीसरे का भी हाइट पूछो, चौथे का भी हाइट पूछो, इस तरीके से तुलना किया जा सकता है। एक की संपत्ति पूछा तो दूसरे की भी संपत्ति ही पूछो, तीसरे का संपत्ति ही पूछो और चौथे का भी संपत्ति पूछो, तब तुलना किया जा सकता है। तो जब आंकड़ों की बात होगी तो आंकड़े हमेशा क्या होने चाहिए? तुलनात्मक होना चाहिए। आंकड़े क्या होना चाहिए? तुलनात्मक होने चाहिए। ठीक है, तुलनात्मक रूप में होना चाहिए। अगर तुलनात्मक रूप में नहीं रखा तो समझ लो वो आंकड़ा नहीं है ना, वो आंकड़ा नहीं है। कह रहे कि समंकों का संकलन पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं किसी मकसद के साथ करते हैं। अगर मकसद नहीं है डेटा कलेक्शन करने का, पहले से तय नहीं किया कि किस उद्देश्य के साथ हम आंकड़ा संग्रह कर रहे हैं, तो समझ लो फालतू काम कर रहे हैं, समय वेस्ट हो रहा है। सांख्यिकी कहता है कि समय बेकार मत करो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। तो समंकों का संकलन पूर्व उद्देश्य के लिए होता है। किसी उद्देश्य के बिना अगर संख्यात्मक तथ्यों का संकलन किया जा रहा है तो वो संख्याओं का केवल ढेर है, यानी कि कूड़ा बन गया वो, समझो, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्या ये इस्तेमाल करोगे आगे चल करके? तो वैसे डेटा जो है वो सिर्फ संख्याओं का ढेर कहलाएगा। वो कभी भी आपका जो है वो संख्याएं समंक नहीं बनेगा,
आंकड़ा नहीं बनेगा, डेटा नहीं बनेगा, सिर्फ संख्याओं का ढेर बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमें पता कर लेता ही नहीं, आप में देख पर थोड़ा ए का मतलब क्या, देखना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और जो क्लियर ना हो पाए डाउट में डाल देना। तो COPI का ये जो है पूरा पूरा मतलब समझा दिया था। COPAI, सी का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P4 मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए का मतलब क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा, और आई मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी से लिख दो, तो हिंदी से यहां पर मैं कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह। कई बार लिखा गया है, पूरे क्लास में लिखा हुआ है कई बार, आंकड़ों का संग्रह। संग्रहण भी बोल सकते हैं, संग्रह भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, संग्रह भी बोल सकते हैं और संग्रहण भी बोल सकते हैं ना, यहां पर प्रयोग कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो संग्रहण भी बोलो या संग्रह बोलो, सेम बातें हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को बोलते हैं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आंकड़ों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, तो बोलेंगे आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आंकड़ों का क्या करना, व्यवस्थीकरण, यानी कि सजाना, जैसे घर पर आप लोग सारा सामान सजा कर रखते हो ना, वो वाली बात है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसको क्या बोलेंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। विश्लेषण को क्या बोलते हैं, एनालिसिस को क्या बोलते हैं, विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण, इसको क्या बोलोगे, आंकड़ों का विश्लेषण। और विश्लेषण मतलब होता है डिटेल में जानना, जिसमें कि माध्य, माध्य का, बहुलक, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्वचन, निर्वचन। तो आंकड़ों का निर्वचन आप ऐसा बोल दो, मैं हटाता हूं इसको, आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों का निर्वचन, ठीक है, हो गया। जल्दी से बताइए सभी को क्लियर है यहां तक। हिंदी में भी हमने कर दिया आपके लिए, हिंदी में भी कर दिया हमने आपके लिए, ओके ठीक है। आज 2 क्लासेस ही आपके, मौज करो फिर। चलिए, आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखोगे सारी बातें हिंदी से लिखा हुआ है पहले से ही, सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना। अब पूछा जाएगा कि बताइए सांख्यिकी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या है, स्टेजेस, ये सारी अवस्थाएं, ये सारी सीढ़ियां तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो सांख्यिकी की अवस्थाएं भी आपको जो है पूछा जाता है कई बार, ये स्टेप वाइज ही लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है इसको, ये ट्रिक से ध्यान रखोगे। COPAI, COPAI याद कर लो इसको। C मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। 3-4 बार ऐसे रिपीट करोगे, याद हो जाएगा ये। अब यहां पर क्षेत्र पूछा जाता है कि सांख्यिकी किन किन क्षेत्रों में काम करता है। तो इसके 2 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से, एक में जिसमें हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, और दूसरा जिसमें कि व्यवहारिक निर्णय लेंगे डेटा के आधार पर ही, जैसे मैंने समोसे वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। तो इसमें यही सारे मेथड आएंगे, है ना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का निर्वचन करना, यानी कि निष्कर्ष निकालना, और निष्कर्ष निकालने के बाद उससे पूर्वानुमान लगाना कि आगे क्या होगा, संभावना पता करना। यही सारे मेथड आपको पढ़ने को मिलते हैं सांख्यिकी के अंदर। तो पहला क्षेत्र जो है वो मेथड आपको सिखाएंगे। यहां पर देखोगे कलेक्शन डेटा जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, इसके ऊपर अलग एक चैप्टर है। यहां पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो आंकड़ों का संकलन की बात कर रहे हैं, तो संकलन करने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां से आप आंकड़े को जमा करोगे, कलेक्ट करोगे। तो जब कोई अनुसंधान करता, यानी कि इन्वेस्टिगेटर, जैसे मैं तुम्हारे गांव जाऊं, वहां से लोगों की आमदनी पूछ करके आ जाऊं, तो मेरा नाम होगा इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट किया तुम्हारे गांव को जाकर के, तुम्हारे गांव का सर्वेक्षण मैंने किया, तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाऊंगा, यानी कि अनुसंधान करता। तो जब कोई अनुसंधान करता अपने उद्देश्य
एवं योजना के अनुसार आंकड़ों को व्यवस्थित स्वयं करता है या फिर कहीं से पहले से ही पब्लिश डेटा को उठा करके अपना काम कर लेता है, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग आंकड़ों का संकलन कहते हैं। सीधी सीधी बात समझो, किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, डेटा कलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं आंकड़ों का संकलन करना। ये दो तरीके से संकलन कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जो कि अगले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, दोनों अलग अलग, और दोनों पर डिटेल में चलेंगे। अभी सिर्फ नाम सुनना है कि टाइप्स ऑफ डेटा कितने तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब देखोगे व्यवस्थित करने के तरीके, है ना। मम्मी देखना किचन में क्या करती है, सामान अलग अलग जगहों पर सजा सजा करके रखती है। क्यों? और तुम आते हो इधर उधर कर देते हो, फिर मम्मी वहीं पर रखती है। मैंने बोला था ना, जहां रखना है वहीं रखना है भाई, इधर उधर मत करना। कई बार तुम्हारी कुटाई हो जाती है इसी मामले में। तो इसलिए किचन में जो है वो हर एक सामान अलग अलग जगहों पर सजा करके रखा जाता है। मम्मी बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ी हुई है, उनको पता है कि किचन में हम सामान अलग अलग जगहों पर रखेंगे, व्यवस्थित करके रखेंगे, तो जब सामान हमें जिस सामान की जरूरत होगी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई टूट फूट नहीं होगा। पता चला शीशे का कोई, है ना, बर्तन रखा हुआ था, आपने गिरा दिया, टूट गया, आपसे गलती हो जाती है और आप कुटाई खा लेते हो। लेकिन मम्मी को बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पता है, इंपोर्टेंस उनको पता है कि अलग अलग बर्तनों को अलग अलग जगहों पर सजा करके रखेंगे तो इससे काफी ज्यादा हद तक हमारा समय बच जाएगा। और मम्मी इसी चीज को मेंटेन किए हुए रहती है, और इसीलिए उनको, तो महिलाएं यहाँ पर है ना, छोटी किताबें का मम्मी कहती नालायक, जिससे कि हमारा काफी हद जगहों पर सजा के रखता है। पर आखिर लेना चाहते हैं वो लेते हैं। देखना कोई 2 मिनट रुक लो भैया, 2 मिनट, क्योंकि दिन भर में उनका काफी, जब संकलित आंकड़ों को संपादन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ठीक ढंग से सजाते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, सारणीयन करते हैं, तो ये सारा काम जब करते हैं तो इसको कहते हैं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण या फिर कलेक्शन को ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज करना। ये देखिए यहां पर प्रस्तुत करने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे दुनिया के सामने कि हर कोई उसको आसानी से समझ जाए, हर कोई आसानी से समझ जाए। तो कैसे समझ पाएगा भाई, बताओ जल्दी से। जब तुम सही ढंग से प्रस्तुत करोगे। एक होता है कि तुम्हें मैंने कहा कि पता करो तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं, तुमने लिखा कितने आदमी थे, भाई ऐसे लैंग्वेज में तुमने लिखा कि हमारे गांव में 100 आदमी हैं, 100 लोगों में, मतलब कुल लोगों की संख्या 100 है ना, जिसमें से महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है, बच्चों की संख्या इतनी है, बुजुर्गों की संख्या इतनी है। तुम हर एक बात को लाइन बाय लाइन लिखे जा रहे हो। मैंने कहा ये याद रहेगा क्या तुम्हें? इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा कि हमारे गांव में इतने लोग हैं, इतने महिलाएं, इतने पुरुष, इतने बच्चे, इतने वृद्ध लोग हैं। लो, ये तो पूरी कहानी बनाए जा रहे हो। इस तरीके से डेटा याद नहीं होते, लेकिन ये डेटा प्रेजेंट करने का तरीका जरूर है। तो इसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब तुमको वो लैंग्वेज पढ़ना पड़ जाएगा और पढ़ने के बाद में तुमको समझ आएगा तो उसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण, है ना। चलो आगे देखो। एक होता है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जिसमें तुम टेबल बनाते हो। मान लीजिए तुम्हारे गांव में 100 लोग हैं, तो टोटल पता चल गया 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में से पता कीजिए कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो पता चला कि 65 मेल हैं और बाकी जो है वो शेष फीमेल हैं, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो यहां पर टोटल तुम्हें इस प्रकार से डेटा निकल करके आ जाता है। 100 में से माइनस कर दीजिए 65, है ना। कितने निकल करके आ गए सर? 5, सर 4, ठीक है, कर दिए। यहां पर हो गया बात पक्की। यही तुम्हें यहां पर करना होता है टेबुलेशन के अंदर। तो टेबुलेशन में बहुत अच्छे से चीजों को हम कम समय में रीड करके समझ सकते हैं कि कितने टोटल लोग हैं, उसमें से मेल कितने, फीमेल कितने। जैसे पूरी भारत की जनसंख्या पता कर ली, लेकिन उसमें कितने महिलाएं, कितने पुरुष, और पुरुषों में से कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, है ना। महिलाओं में से कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं। तो ये सारा डेटा आप आसानी से याद रख सकते हो अगर उस चीज को टेबल में बना दिया जाए, है ना। लैंग्वेज में नहीं लिख करके टेबल में लिख देंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा, उन्हीं चीजों को अगर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना चाहते हो, लौकता किनारे, बस समझ जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। उसको ना पढ़ने की आवश्यकता है, ना और कुछ करने की आवश्यकता है।
देखते हो किसी का पिक्चर फोटो देख करके समझ जाते हो सुंदर है या नहीं, है ना, ऐसे ही ठीक यहाँ पर ये पिक्चर देख करके समझ जाते हो कि ये डेटा पूरा क्या रहा है, ये पूरा पूरा पिक्चर बता क्या रहा है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, है ना, कई सारे ग्राफ इस प्रकार से बने हुए, है ना, तो वो सब सारे डेटा हम लोगों को देख करके ही समझ आ जाते हैं। नहीं नहीं सर हमारे तो यहाँ से उड़ते हैं, तो समझ आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके सर आपको भोजपुरी आती है क्या? हाँ कभी कभी बोलेला हम मतलब नहीं आती भाई, मैं कोशिश करके देख लिया, मुझे नहीं आती, बट मैं बोलता हूँ कभी कभी कभार मजे में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है भोजपुरी, बहुत अच्छा लैंग्वेज, बहुत अच्छी है लैंग्वेज, तो ऐसे हर अच्छा ही होता है। बस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, आपकी कुछ डाउट होगा तो डाल देना जल्दी से आप लोग सभी कोई, क्लास की समाप्ति यहीं पर हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर चुके हैं आज की क्लास में, तो आज थोड़ा सा इसलिए लगेगा क्योंकि आज थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। ओके तो कोई बात नहीं, चौथे पॉइंट पर आ चुके हम लोग, और बाकी जितने भी पॉइंट्स बचे हैं कल की क्लास में कवर कर लेंगे हम लोग, और फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आंकड़ों को उपयुक्त तरीके से विधियों द्वारा प्रस्तुत करने के बाद उनका विश्लेषण करना पड़ता है, जिसमें कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण, सहसंबंध, ये सब बहुत सारे मेथड है जो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ध्यान देना कि एनालिसिस जहां कह दिया, एनालिसिस करना मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब का प्रयोग करना, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पर यही सारी विधियां आएंगी। और सबसे लास्ट पॉइंट में हम यहाँ पर आ रहे हैं क्षेत्र के अंदर, कि सांख्यिकी के क्षेत्र में लास्ट यही होता है आंकड़ों का निर्वचन, मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां अनुसंधान करता आंकड़ों का संकलन करने से लेकर के व्यवस्थीकरण करता है, फिर आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, और इसके बाद लास्ट में जरूरत पड़ता है निष्कर्ष निकालने का। तो यही निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से क्या, निर्वचन। तो आज की क्लास में यहीं पर हम लोग सारी बातें रखेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान करी है, जैसे कि यहाँ पर आप इन चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने आज जो इसको कंप्लीट कर लिया है, ये महत्व वाली बात कल हम लोग समझ लेंगे, है ना, बाकी सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके जवाब आपको कंसेप्चुअली मिल चुका है, ठीक है। और होमवर्क में आज ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ आपके रहेंगे डीपीपी, ठीक है, डीपीपी आपको सॉल्व करने हैं, और कल से हम लोग कम से कम टाइम में सारी बातों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि कल से थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने जो ट्रिक दिया था कोपाई का वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, समरी नोट्स है, मतलब पूरे लेक्चर में जो भी बातें मैंने पढ़ाया, इतना लंबा लंबा सारा पैराग्राफ था, है ना, वो सब देखो शॉर्ट में यहाँ पर कर दिया आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, ये आप शॉर्ट नोट्स में यूज करना, यही है आपके लिए शॉर्ट नोट्स। मेहनत तो आपको कर